Hello friends, welcome to Samyak Online and I am आनंद। आज हम रोज़ की तरह हिंदू के डिस्कशन को लेकर उपस्थित हुए हैं और यहाँ भी हम संक्षिप्त रूप से मुख्य खबरों को देखेंगे, उनके बैकग्राउंड्स आदि को समझेंगे। आज कुछ सिलेक्टेड खबरें हमने ली हैं ताकि उन पर डिस्कशन थोड़ा सा वाइड किया जा सके। और आज की डिस्कशन का पहला जो टॉपिक है वो एक आर्टिकल है, एडिटोरियल है, जो दरअसल हाल ही में किए गए डिफेंस के अमेंडमेंट्स को लेकर है। एक लेखक ने लिखा है कि किस प्रकार से वो क्या लाभ देगा, तो हम बात करेंगे। उस लेख की हेडिंग है ग्रैस्पिंग द सेल्फ डिफेंस रिलायंस नेटल। बेसिकली क्या है कि आत्मनिर्भर को हम प्राप्त करना चाहते हैं इन द डिफेंस सेक्टर, तो ये लेख उसके ऊपर है जो आपको पेज नंबर 6 पर मिलेगा। अगली खबर दरअसल एक टॉप यूएस डिप्लोमेट का एक कमेंट है और इसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि किस प्रकार से चाइना खतरा है, और ये कह रही हैं कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है वो चीनी या चाइनीज़ एम्बिशंस या इंटेंशंस को दर्शाता है, जिसको लेकर देशों को बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। ये पेज 14 पर आपको मिल जाएगा। अगली खबर, और दोनों खबरें इकोनॉमी से है और ये भी आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो एक खबर है कि कैबिनेट अप्रूव्स 3 लाख करोड़ पैकेज। यहाँ पे हम देखेंगे कि पैकेज क्या है, और पैकेज डिक्लेयर करने के बाद भी बैंक्स बहुत ज़्यादा सहमत दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। और अंतिम खबर हमारी आज की बैंकिंग डेटा को लेकर है कि पिछले 15 दिनों में बैंकों के ऋण की जो लिमिट है, जो डिपॉजिट्स हैं, जो क्रेडिट है, उसमें कितना चेंज आदि आया है, और ये आपको दोनों खबरें बिजनेस पेज पर मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं आज की खबरों का डिस्कशन। दरअसल हमने देखा था पहले भी कि भारत सरकार ने डिफेंस में एफडीआई लिमिट को बढ़ाया है। डिफेंस में 49% तक ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई आ सकता था। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था विस्तार से कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले विदेशी निवेशक भारतीय डिफेंस कंपनी में 49% तक अपना शेयर, अपनी होल्डिंग ले सकते थे, जिसे अब 74% कर दिया गया है। इसका मतलब वो अब एक मेजॉरिटी स्टेक लेने में सक्षम होंगे। अब इन सब से होगा क्या, ये लेख उसके ऊपर है। पहली चीज तो खबर है कि अमेंडमेंट किया गया है और इस अमेंडमेंट का लिंकेज भारत की आंतरिक सुरक्षा से भी है। भारत इस समय विश्व का सबसे बड़ा डिफेंस हथियारों का आयातक है। इस लेख के अनुसार भारत सालाना लगभग विश्व के सभी डिफेंस इंपोर्ट्स का 12% स्वयं आयात करता है, और इससे हमारे डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ जाता है। भारत में डिफेंस को लेकर जितना नवाचार, इनोवेशन होना चाहिए था, उसमें कमी है, क्योंकि हम मुख्य रूप से आयातक ही रहे हैं। यदि ये अमेंडमेंट गोज थ्रू, अगर ये अमेंडमेंट सक्सेसफुल होता है, तो होगा क्या कि बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी भारतीय कंपनियों के साथ, जैसे महिंद्रा है, टाटा है, रिलायंस है। ये सभी ग्रेजुअली डिफेंस के प्रोडक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। इनके साथ जॉइंट वेंचर्स करेंगी। भारत के डिफेंस में तकनीक आएगी, निवेश आएगा, तो भारत केवल आयातक से निर्यातक ही नहीं बनेगा, बल्कि वर्ल्ड के आर्म्स एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करने की भी शक्ति रखेगा, और इससे भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत करने में सक्षम रहेगा। यदि भारत भविष्य में डिफेंस के एक्सपोर्ट्स में एक अहम भूमिका निभाता है, डिसीजन मेकर रहता है, तो हम ये तय कर पाएंगे कि किन देशों से भारत को खतरा है, ये कौन से देश विश्व के लिए खतरा हैं जिन्हें हथियार देना उचित नहीं होगा। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करे। हमने पहले देखा था कि हमारे डिफेंस का बजट लगभग 4,71,000 करोड़ है। इसमें डिफेंस पर्सनल्स को मिलने वाली सैलरी, पेंशन भी शामिल है, और डिफेंस के इक्विपमेंट भी शामिल हैं। तो डिफेंस इक्विपमेंट का जो बोझ है उसको हम ग्रेजुअली भारत में उत्पादन करके बढ़ा सकते हैं। इन सब के अलावा भारत सरकार एक नेगेटिव लिस्ट तैयार करेगी, और जो भी हथियारों का नाम उस लिस्ट में होगा
उन हथियारों को अनिवार्य रूप से भारत में ही उत्पाद करना पड़ेगा, उनका निर्यात अलाउड नहीं होगा। तो ये अमेंडमेंट्स इस प्रकार से भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे, डिफेंस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करेंगे। और ये पूरा लेख जो है इन बिंदुओं पर केंद्रित है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मुख्य रूप से ये बातें मिलेंगी। इस लेख में कुछ और बातें की गई हैं, जैसे सऊदी अरब हमारे बाद आता है आयात के इंपोर्ट में, तो सऊदी अरब भी ग्रेजुअली अपने आयात के इंपोर्ट को, अपने डिफेंस के इंपोर्ट को कम करेगा, बिकॉज लॉकडाउन ने सभी देशों के राजस्व को लगभग डगमगा दिया है। तो भविष्य में इंपोर्ट घटाकर एक्सपोर्ट करना या उत्पादन करना भारत की इकोनॉमी, भारत की आंतरिक सुरक्षा और हमारे अन्य देशों के साथ संबंध को भी निर्भर या निर्धारित करेंगे। तो ये इस न्यूज़ का सार है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है वो टॉप यूएस डिप्लोमेट का एक कमेंट है, और हमने कल के, अगर आप वीडियो देखेंगे तो कल भी इसको मैंने एक लेंथ पे डिस्कस किया था, और कल की ही डिस्कशन को अगर हम देखें तो ये कमेंट भी उसी डिस्कशन के साथ में एक सकारात्मक व्यू देता है कि भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी चीन के लिए बदलनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो सिक्किम, लद्दाख आदि क्षेत्र में भारत चीन के बीच तनाव की स्थितियां देखी जा रही हैं। न केवल चीन, बल्कि चीन के दबाव में नेपाल और भारत के बीच भी समस्याओं में जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है कि नेपाल ने कल ही एक नया मैप जारी किया है, और भारत का क्षेत्र जो उत्तराखंड में है, काला पानी, उसको अपने क्षेत्र में दिखाया है, जो भारत के द्वारा कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। नेपाल के इस दावे के पीछे चीनी सपोर्ट होना ऑब्वियस है, बिकॉज नेपाल ने पहले दावे किए तो थे, किंतु एक मैप जारी कर इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं दिया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार चीन नेपाल की बढ़ती नज़दीकियों ने भारत के सामने सीमा की समस्या खड़ी कर दी है। इस डिप्लोमेट का कहना है कि चीन का जो ये दावा है दरअसल चीन के अग्रेशन का एक और एग्जाम्पल है। चीन अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ एग्रेसिव बिहेवियर अपनाता है, चाहे वो मिलिट्री एग्रेशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक अग्रेशन हो। वो इकोनॉमिक अग्रेशन के तहत एक बड़ी मात्रा में सस्ती वस्तुओं का एक्सपोर्ट करके उनकी अर्थव्यवस्था पे अपना कंट्रोल जमाना चाहता है, और मिलिट्री शक्ति का इस्तेमाल करके उनके क्षेत्रों को अपने कब्जे में रखने का प्रयास करता है। भारत के साथ साथ आसियान देश, जापान और अन्य देश भी इस चीनी आक्रामकता का एक इसके विक्टिम बन चुके हैं। हमने कल भी बात की थी कि कैसे आसियान देश दक्षिण चीन सागर में चीनी आक्रमण से परेशान है, चीनी हस्तक्षेप से परेशान है और अपनी संप्रभुता को खोता हुआ देख रहे हैं। तो यूएस एक्चुअली इस आर्टिकल, इस न्यूज़ के माध्यम से चाहता है कि भारत को पॉलिसी बदलनी चाहिए, भारत को उन सम दृष्टि वाले देशों के साथ में काम करने की ज़रूरत है जो चीनी शक्तियों को संतुलित करने में एक दूसरे की मदद करेंगे, ताकि विश्व में चीनी एक तरफावाद या चीनी एक ध्रुवीवाद, चाइनीज़ यूनिलेटरलिज्म का विस्तार रोका जा सके। तो हम ये जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अमेरिका, चाइना तनाव में है, और यूएसए इज़ नाउ फाइंडिंग न्यू मेंबर्स, न्यू पार्टनर्स अगेंस्ट चाइना, और उस मार्ग में भारत उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है। और इस दृष्टिकोण से ये कमेंट यूएस डिप्लोमेट द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है, दरअसल आत्मनिर्भर भारत अभियान की हमने बात की थी, जिसके अंतर्गत 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया। इस 20 लाख करोड़ के पैकेज में 3 लाख करोड़ का एक ऐसा पैकेज है जिसके अंतर्गत लघु उद्योगों को क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, अर्थात केंद्र बैंकों को, एनबीएफसीज को ये गारंटी देगा कि जिन व्यक्तियों को, जिन एमएसएमईज को आप लोन देंगे, यदि वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, भुगतान नहीं कर पाते हैं, तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। ये इसका मतलब है कि देयर इज अ क्रेडिट गारंटी बाय द गवर्नमेंट टू द बैंक्स एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अब यहाँ पर जो डिस्कशन है, अगर उसको हम क्वेश्चन के रूप में देखें तो क्वेश्चन उठता है कि क्या ये प्रावधान इफेक्टिव होगा,
क्या बैंक्स लोन देंगे, क्या एनबीएफसी लोन लेंगे, और क्या ये पूरा प्रोजेक्ट सही माना जाएगा। तो ये पूरा लेख, पूरा न्यूज़ उस चीज़ के ऊपर है जिसको हम समझते हैं। पहली बात तो ये कि केंद्र ने कहा कि एलिजिबल एमएसएमईज, वैसे लघु उद्योग जिनकी परिभाषा हमने कल भी देखी थी, वैसे एमएसएमईज जिनका टर्नओवर 100 करोड़ तक है और जिनके आउटस्टैंडिंग लोन्स 25 करोड़ तक हैं, वो मुद्रा स्कीम के तहत बैंकों से या गैर बैंकिंग से वित्तीय कंपनियों से लोन ले सकते हैं। अब होगा क्या ऐसी स्थिति में, अगर वो उस लोन का भुगतान नहीं कर पाते हैं तो सरकारें गारंटी उत्पन्न करेंगी या प्रदान करेंगी ताकि बैंकों को नुकसान नहीं होगा। इस पूरी प्रक्रिया में जो ऋण है वो 4 वर्षों के लिए दिया जाएगा और उसके अतिरिक्त 1 साल का मोरेटोरियम होगा, यानी कि ग्रेस पीरियड होगा। मुद्रा के तहत लोन ले सकेंगे, 4 वर्षों का लोन होगा और 1 वर्ष का ग्रेस पीरियड होगा। इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट्स को भी तय किया गया है। यदि एमएसएमईज बैंकों से लोन लेते हैं तो अधिकतम ब्याज दरें 9.25% होंगी और यदि वो एनबीएफसी से लोन लेते हैं तो अधिकतम इंटरेस्ट रेट 14% तक ही हो सकते हैं। उसके बियॉन्ड इंटरेस्ट चार्ज करने में एनबीएफसी एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त ये तो एमएसएमईज के लोन के प्रावधान हैं, किंतु क्वेश्चन ये है कि क्या बैंक इससे खुश हैं? क्या बैंक के लोन्स बटेंगे? क्या अर्थव्यवस्था में डिमांड आएगी? तो इस लेख के अनुसार शायद ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि केंद्र ने गारंटी तो दी है, बट वो गारंटी अनकंडीशनल या डायरेक्ट नहीं है। बैंक ये मांग करते हैं कि यदि हमने इस 3 लाख करोड़ के अनाउंसमेंट के तहत किसी भी एमएसएमई को लोन दिया और वो किसी भी कारण से डिफॉल्ट कर जाए तो पूरी राशि की गारंटी केंद्र दे। जबकि केंद्र कह रहा है कि हम शर्तें लगाएंगे, हम देखेंगे कि डिफॉल्ट किस कारण से हुआ और यदि डिफॉल्ट में हमारी शर्तों की पूर्ति होगी या शर्तें पूर्ण होगी तभी हम उस डिफॉल्ट की पूरी शर्तें पूरी करेंगे और बैंकों को पूरा भुगतान करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल बैंकों द्वारा दिया गया सरकार द्वारा दी गई गारंटी दरअसल बिना किसी शर्त नहीं है, उनमें काफ़ी शर्तें हैं और बैंकों को ये डर है कि भविष्य में सरकारें उस शर्त के प्रावधान का इस्तेमाल कर बैंकों के द्वारा दिए गए लोन को पूर्ण बैंकों का भुगतान नहीं करेंगी यदि वो भविष्य में एनपीए बन जाता है। नटशल हम कह सकते हैं कि शायद बैंकों को डर है कि यदि कोई लेनदार जिसने लोन लिया है और चुका नहीं पाए तो सरकारें यदि किसी शर्त के अंतर्गत बैंकों के लॉसेस की भरपाई नहीं करेंगी तो वो फिर से बैंकों के एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मेन मुद्दा यह है दरअसल कि बैंक अभी सरकार के इस दावे से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है एंड दे फियर कि शायद सरकार की गारंटी बहुत इनडायरेक्ट है, बहुत अनक्लियर है और उसमें काफ़ी ऐसे कैविएट छुपे हैं जिनका इस्तेमाल सरकार बाद में करेगी और बैंकों को एनपीए अगर उनका बढ़ जाता है तो सरकारें सपोर्ट नहीं करेंगी। अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से हमारा शेयर बाजार लगातार गिरता जा रहा है, खासकर बैंकों के शेयर्स। बड़े बड़े बैंकों के शेयर्स कोलैप्स हुए हैं वो इसलिए कि इस स्टिमुलस के बाद भी बैंकों में सरकार के प्रति जो विश्वास आना चाहिए था वो नहीं है। अब इस लेख का, इस आर्टिकल का निष्कर्ष हम क्या निकालें? दरअसल सरकार के अनाउंसमेंट्स जो सरकार ने किए हैं, जब तक बैंक्स उस पर सहमत नहीं होंगे तब तक वो कोई भी अनाउंसमेंट ग्राउंड पर जाकर रिजल्ट नहीं देगा। तब तक एमएसएमईज को लोन बैंक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तब तक एमएसएमईज लोन लेने में सक्षम नहीं होंगे और जब तक एमएसएमईज जो जीडीपी में लगभग 40% कंट्रीब्यूशन देते हैं, अगर वो लोन लेकर एक्सपैंड नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक रिकवरी की जो प्रक्रिया है वो हमारी सफल नहीं होगी। इकोनॉमिक रिकवरी बहुत लेट से आएगी और जिस उद्देश्य से ये पूरा अभियान लॉन्च किया गया था वो शायद सफल नहीं होगा। तो सरकारों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो बैंकों को सुनिश्चित करें, बैंकों में विश्वास दिखाएं कि जो भी पैसा इस पैकेज के थ्रू दिया जाएगा और अगर वो एनपीए बन जाता है, कर्जदार उसका भुगतान नहीं करता, तो सरकारें पूरा का पूरा पैसा बैंकों को चुकाएंगी
तभी बैंक बिना किसी खौफ के लोन दे पाएंगे। तो यहाँ पर सरकार के लिए भी मैसेज है कि गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना होगा कि बैंक बिना किसी रिस्क के आगे लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। आज की हमारी अंतिम जो खबर है, दरअसल वो एक डेटा है। डेटा दर्शाता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है। इस खबर को लेने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि हम जानना चाहते हैं कि इस समय इतने पैकेज के बाद भी अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है। अगर आप इसकी हेडिंग देखेंगे तो कहती है कि क्रेडिट ड्रॉप्स बाय 21,000 करोड़ एंड डिपॉजिट्स सर्ज बाय 1.27 लाख करोड़। इस पूरे हेडिंग को हम समझते हैं। बैंकों के द्वारा दिया गया लोन या ऋण का सृजन पे ये न्यूज़ है। ये कह रहे हैं कि 24 अप्रैल से 8 मई के बीच, लगभग 15 दिनों के बीच, बैंकों के द्वारा दिया गया ऋण जो होता था उसमें 21,000 करोड़ की गिरावट आई है। अब इससे पहले की जो हमने न्यूज़ देखी, जहां देखा कि बैंक लोन देने में बहुत इच्छुक नहीं है, क्योंकि पैकेज डिक्लेयर होने के बाद भी उनको डर है कि सरकार किसी न किसी बहाने से उनके लॉसेस की भरपाई शायद नहीं करेगी। और इसीलिए ये न्यूज़ उसी न्यूज़ को हेल्प करता है, सप्लीमेंट करता है कि जो लोन डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 15 दिनों में 21,000 करोड़ की गिरावट आई है। उसके अलावा लोगों ने अलग अलग म्यूचुअल फंड से, शेयर से, इन्वेस्टमेंट के दूसरे ऑप्शन से पैसा निकालकर दरअसल बैंकों में जमा करना शुरू किया है। ये भी लोगों के भय को दर्शाता है। एक तो लोगों ने लोन लेना कम किया है और दूसरा लोगों ने निवेश भी करना कम किया है और वो बैंकों के डिपॉजिट को अभी प्रेफर कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट 15 दिनों में 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का डिपॉजिट बैंकों में हुआ है। एक खबर और है जो इससे इंटरलिंक्ड है, हालांकि इसमें शामिल नहीं है। आरबीआई ने पिछले कुछ दिनों से लगातार दरों में कटौती की है। रेपो रेट, जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं, उसे गिराकर 4.4% कर दिया है। रेपो रेट की घटने से बैंकों के लिए आरबीआई से लोन लेना सस्ता हो जाता है। इन सब के बाद भी आप देख सकते हैं कि बोरोविंग्स में काफ़ी कमी है एंड दिस शोज कि रेपो रेट कट होने के बाद भी मार्केट में उसका सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं है। इसके अतिरिक्त बैंकों ने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई के पास रखे हैं। बैंकों के पास अभी एक तरह से सरप्लस है 7 लाख करोड़। वो इस पैसे को कस्टमर्स को दे सकते हैं, एमएसएमईज को दे सकते हैं, किंतु वो दे नहीं रहे। उसका रीज़न है कि उन्हें डर है कि लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था ठंडी है, मांग गिरी है, तो जो लोन दिया जाएगा उसका रीपेमेंट या डिले होगा या फिर नहीं आएगा। एज अ रिजल्ट बैंकों के एनपीए बढ़ जाएंगे। तो बैंक उस पैसे को दरअसल सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में रखना पसंद करते हैं और एज अ रिजल्ट वो रिवर्स रेपो के अंतर्गत उस पैसे को रख रहे हैं और पब्लिक को लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ये सारा डिस्कशन बताता है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत जो पैकेज दिया गया है उसमें अभी भी कुछ त्रुटियां हैं। उसमें अर्थव्यवस्था की एक्चुअल मांग को समझने की ज़रूरत है कि लोग अभी डिमांड नहीं कर रहे और डिमांड बढ़ाने के लिए उनकी जेब में, उनके पॉकेट्स में कैश ट्रांसफर्स के माध्यम से पैसे दिए जाने की ज़रूरत है। 3 लाख करोड़ का जो पैकेज जो हमने इससे पहले देखा, ये सफल तब होगा जब बाजार में डिमांड होगी, क्योंकि डिमांड होगी तभी उत्पादन होगा और उसी उत्पादन को करने के लिए एमएसएमईज लोन लेंगे। एमएसएमईज लोन तब तक नहीं लेंगे जब तक डिमांड नहीं होगी और इसीलिए इस गारंटी पैकेज का भी लाभ एमएसएमईज को नहीं मिलेगा जब तक पब्लिक डिमांड नहीं करेगी। तो पहला फोकस होना चाहिए था पब्लिक के डिमांड को बूस्ट करने के लिए, जिसके लिए जो अच्छे उपाय लिए गए हैं वो ये है कि नरेगा के अंतर्गत 40,000 करोड़ का एक स्टिमुलस पैकेज दिया गया है। माइग्रेंट्स के खातों में कैश ट्रांसफ़र किया गया है। इसके अलावा टीडीएस की जो लिमिट है उसे कम किया गया है। इन सब से शॉर्ट टर्म में ही सही मार्केट में पैसा आएगा जो डिमांड क्रिएट करेगा और डिमांड से एमएसएमईज को लाभ मिलेगा, जिसका पूरा फायदा अर्थव्यवस्था को मिलेगा। तो ये थे आज तक के इंपॉर्टेंट न्यूज़। और पूरे हिंदू में आप देखें, मुख्य रूप से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये न्यूज़ हमें जानने हैं और इसके पीछे के बैकग्राउंड को समझना है। हम कल
22 मई के न्यूज़ को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।